तो हमने इंडेक्स पे चर्चा कर ली थी। और एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके बाद। ठीक है, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी सब क्लियर है? ओके। तो हमने ये जनरल कवर कर लिया था। जनरल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कवर हो गई थी। इसके बाद हम गिग इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे। और गिग इकोनॉमी पे मैंने बताया था कि जो जोमेटो है, स्विगी है, एंड जो ओला है, यूबर है, ये जो वर्कर होते हैं ये गिग वर्कर का पार्ट होते हैं। इवन जो फेरी वाले होते हैं जो गांव में गलियों में घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, वो जो है किसका पार्ट होते हैं? वो इसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ आ रही होगी, है ना? ओके, यस लिखें जो बच्चे ज्वाइन हैं। ओके, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी में ये चीजें होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे आप। थोड़ा इसमें जो लैंग्वेज है उसको भी समझ लेते हैं। भारत की उभरती हुई गिग अर्थव्यवस्था जो जोमेटो और स्विगी जैसे स्टार्टअप के उदय से प्रेरित होती है। इसने कई लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। जैसे ही हमारा खाना बनाने का मूड नहीं है, शहरों में होता है ना, खाना बनाने का मूड नहीं है, स्विगी से ऑर्डर कर लिया। ठीक है, या कहीं जाना हुआ तुरंत ओला बुक कर ली, उबर बुक कर लिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बना रही हैं। लेकिन इसमें जो वर्कर लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका कोई परमानेंट जॉब नहीं है। वो कभी उनको काम मिला तो कभी नहीं मिला। ठीक है, जो बाइक चला रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, उनको कभी काम मिलता है तो कभी काम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं परेशानी की भी चीज़ें बनती हैं, दिक्कत भी। जो इसमें वर्कर लगे हुए हैं उनके लिए समस्याएं भी खड़ी करती हैं। फिर भी ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। गिग अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करती है, लोगों के जीवन को सुविधाजनक बना रही है। इसके अपने कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसकी सुविधाएं, कुछ इसके मतलब फायदे भी हैं, तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है यहाँ पे कि गिग अर्थव्यवस्था अगर आ जाती है तो हमें वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें जो है केवल अपने पॉइंट से मतलब है, हमें ये समझना है कि क्या चीज़ें इसमें आती हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि 2029-30 तक 2.3 मिलियन श्रमिकों तक बढ़ने की उम्मीद है। ये जो कार्यबल है, गिग अर्थव्यवस्था का जो कार्यबल है, यानी इसमें जो वर्कर लगे हुए हैं। ठीक है, नवाचार के लिए जो है मनाई जाने वाली गीग अर्थव्यवस्था मॉडल श्रमिकों को साझेदारों के रूप में वर्गीकृत करके श्रम लागत को कम करता है। यानी कि कंपनियां जो है हायर करती हैं लोगों को, परमानेंट कोई सैलरी देनी नहीं है। इस वजह से कंपनियों को भी क्या होता है, फायदा होता है। और लोग घर बैठे ही इसको जो है चलाते हैं, यूज करते हैं। जो भी बाइक, चलो कुछ लोग बाइक यूज करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने कार लगा रखी है। तो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं जो लोग इसको यूज करते हैं, तो कहीं भी खड़े होते हैं, उनके पास बुकिंग आती है, वो उसको रिसीव करते हैं। इस प्रकार जो है ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, खाना डिलीवरी करने से लेके परिवहन तक भी की अर्थव्यवस्था लगातार उभर रही है। तो ये टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हमारे करंट से रिलेटेड मुद्दा है। और सोसाइटी का इस पे जो है सोसाइटी से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ठीक है, शहरों में इसकी एक अलग ही रफ्तार देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। आमतौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सभी का होता है, किसी का एक का स्वामित्व नहीं होता है। ठीक है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, उस पर सबका होता है। केंद्रीय नियोजन होता है और समानता पर व्यापक जोर दिया जाता है। यानी कि ये जो व्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें समानता पर व्यापक जोर दिया जाता है। इन कंपैरिजन, one of the traditional argument for a free market economy is that provide business with a tangible incentive to offer goods and service that the people want। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम अदर इकोनॉमी से इसकी तुलना करें, ठीक है, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के पक्ष में पारंपरिक तर्क ये है कि ये व्यवसायों को, जो व्यवसाय होते हैं, उनको वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक ठोस प्रोत्साहन प्रदान करता है। जो लोग चाहते हैं, यानी जो फर्में उपभोक्ता की जरूरतों का सफलतापूर्वक जवाब देती हैं, उन्हें उच्च मुनाफे से पुरस्कृत किया जाता है। सिंपल सी बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन उद्देश्य होता है वो
अधिकतम लोगों के कल्याण से होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट आउट भी मैंने किए हैं, अभी उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें दो तीन चीजों के बारे में से समझना है कि ये अधिकतम लोगों के कल्याण से संबंधित है। इसमें कलेक्टिव प्रोत्साहन यानी विभिन्न प्रकार की चीजें जो है, कलेक्टिव जिम्मेदारी, ठीक है, स्वामित्व जो होता है वो सामूहिक होता है, ये चीजें हमें समझना है। समाजवादी सिद्धांत है जो कि वर्ग संघर्ष से काफी क्लोज सिद्धांत है ये। तो इसके अंतर्गत जो समाज वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है इसकी विचारधारा समाजवाद के मूल में है। तो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और इसका जो मेन, अगर हम वर्ग एक लाइन में इसके बारे में समझें, तो यहाँ पर जो धनाढ्य वर्ग होते हैं उनके हाथ में जो है इनकम का साधन और विभिन्न प्रकार की पूंजी, जमीन, ये सब चीजें उनके हाथ में होती है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहता है कि जब तक जो कमजोर वर्ग है वो अपने लिए जब तक संघर्ष नहीं करेगा, यानी कि ये लोग एकता बना के, जब तक अपने आप में एकता बना के अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक जो है चीजें इनके पक्ष में नहीं होगी। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कमजोर वर्ग को एक वर्ग मानता है और धनाढ्य वर्ग को एक वर्ग मानता है। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत निकल कर आती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। इसमें जो मेन बात वो है, ये सिद्धांत कहता है कि हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार, यानी जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार उससे कार्य लिया जाए, और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यानी जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसे पे किया जाए, उतना उसे दिया जाए। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत के मूल में है। ठीक है, और इसमें कुछ अन्य बातें जो महत्वपूर्ण हैं जो निकल कर आती हैं वो हम देख लेते हैं। समाजवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय योजना पे चर्चा की गई है। समानता और आर्थिक सुरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। वर्ग भेदभाव को कम करने पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है इसके अंतर्गत मेन चीजें हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये चीजें जो समाजवाद है इसके केंद्र में है। ठीक है, तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि समाजवाद सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व की बात करता है, समानता पर फोकस करता है, वर्ग भेदभाव को कम करने का प्रयास करता है, ये सब चीजें। ओके, इसके बाद हम कुछ आईएसओ के मानक पर डिस्कस करेंगे। आईएसओ क्या है ये आप लोग पहले से परिचित होंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मानक प्रदान करता है ताकि उनकी मार्केट में जो है स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, और इस प्रकार कुछ मानक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि आज जो वर्तमान टाइम है वो आईटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। तो फैमिली 27,000 ये जो मानक प्रणाली है ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दो यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें 27001 है, ये सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से रिलेटेड है। ओके, ये आप जो है नोट कर लेना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, मेन मेन पॉइंट आप नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम जो है बिल्कुल पास में है, ज़्यादा पढ़ने का टाइम होगा नहीं। तो हम यहाँ पर केवल इतना समझेंगे कि ये मानक किससे संबंधित है। ओके, ज़्यादा डिटेल पे यहाँ की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि आईएसओ 8601 डेट एंड टाइम फॉर्मेट से संबंधित है, यानी दिनांक और समय प्रारूप से। इसके बाद जो अगला है वो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड है, आईएसओ 13485। ओके, इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट बार आया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, किसी न किसी प्रकार से लैंग्वेज चेंज करके, फॉर्म चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस होता है और उसके तहत इसकी स्थापना होती है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, 24 अक्टूबर 1945। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये इस डेट को आप याद रखना। कि दिवस के रूप में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तब भी आपका उत्तर 24 अक्टूबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छह जो है मेन बॉडी है इसकी, इन छह मेन बॉडी से क्वेश्चन आया था लास्ट बार में। ठीक है, ये बनाया क्यों गया है इसके बारे में जो है संक्षिप्त बात यहाँ पर देख लेते हैं।
193 सदस्य देशों ने मिलकर इसे बनाया था। इसका कार्य जो है, इसका एक चार्टर है, उसी चार्टर में इसके उद्देश्य निहित है, उसी के अनुसार ये कार्य करता है। इसके जो मुख्य निकाय हैं, यानी इसके जो मुख्य अंग हैं, उसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। और ये सभी के सभी जो है 1945 में स्थापित हुए। ठीक है। लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था। उसमें परिषद के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि कौन सी परिषद संयुक्त राष्ट्र की परिषद नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न था वो। तो यहाँ पर मेन जो बॉडीज हैं, जो मेन बॉडीज हैं वहाँ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसमें से तीन चीजें आपको चुननी थी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन पे आया था काउंसिल के बारे में आया था, तो तीन काउंसिल है इसमें। एक है सिक्योरिटी काउंसिल, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरिएट है, जनरल असेंबली है। ये इसके 6 पार्ट है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि कौन सा पार्ट यूएन का मेन बॉडी में आता है, कौन सा नहीं आता है। वैसे तो यूएन की बहुत सारी एजेंसियां हैं, बट मेन जो बॉडी है वो यही है। हमें इनको याद रखना है। ओके। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। पीडीएफ ये शेयर की जाएगी आपके साथ, तो इनको पढ़ लेना। यहाँ पे जो टॉपिक समझाने वाले हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल डेट और कब आया है कन्वेंशन और कब लागू हुआ है, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। सभी प्रकार के महिला भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो कन्वेंशन हुआ है वो 1982 में हुआ है, फिर 1981 में वो लागू हुआ है। तो इस प्रकार इसके बाद हम यूएन हैबिटेट की बात करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी कन्या जो है केन्या में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम का मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत मानव बस्तियों के विकास को बढ़ावा देना है और सभी के लिए पर्याप्त आवास की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है। यहीं से राइट टू शेल्टर निकल कर आता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीज अगर आ जाए कि यूएन हैबिटेट क्या है, तो ये एक जो है यूएन, यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, उसका मिशन है और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जो मानव बस्तियां हैं उनके विकास को बढ़ावा देता है, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसके पास आवास ना रहे। ठीक है। यानी कि आवास की जो समस्या है लोगों की, उसको ये कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करता है। इसके बाद यूएन एड्स है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो मेन उद्देश्य है, दुनिया को अपनी साझा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एचआईवी संक्रमण के नए मामलों की संख्या शून्य, भेदभाव, ठीक है, और एड्स से संबंधित मृत्यु दर शून्य है। यानी कि ये चीजें ये टैकल करता है यूएन एड्स। संयुक्त राष्ट्र का ये कार्यक्रम है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ओके। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है नीति आयोग द्वारा जो रिलीज किया गया है इंडेक्स, उस पर है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इंडेक्स रिलीज किसने किया है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो हम देखेंगे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है श्री सुमेन बेरी द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और 2023-24 का जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है श्री सुमेन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं वो है श्री बीवी आर सुब्रमण्यम, और भारत में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री सौवी सौर। यानी कि इन सब लोगों ने मिलकर इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। हमारे लिए दो मेन बातें इसमें हैं। सबसे पहले कि ये 2018 में लॉन्च किया गया है पहली बार, और दूसरा कि इसके जो सीईओ हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। इसके बाद हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लिए जो इंडिकेटर है वो कितने हैं, 113, 113 संकेतकों पर ये जो है ट्रैक करता है। और जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
ठीक है, तो ये चीजें मेन है, यहाँ पर संकेतक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ओके, इसके बाद जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इसमें बताई गई है, गरीबी उन्मूलन, गरिमापूर्ण कार्य, आर्थिक विकास, जलवायु कार्यवाही, भूमि पर जीवन के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यानी हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, उसमें जो ये एसडीजी गोल्स हैं, इनमें महत्वपूर्ण प्रगति दिखी गई है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग यहाँ से देख लेना। इसके बाद जो ओवरऑल स्कोर है इस बार हमारा एसडीजी का, जो न्यू रिपोर्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ओवरऑल एसडीजी स्कोर ऑफ द कंट्री का कितना है, 71 आउट ऑफ 100। ओके, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, कंपैरिजन में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 2020 में ये कितना था, 66 था, और 57 ही जो है 2018। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। स्कीम्स और प्लान जो गवर्नमेंट के हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 2006 में आया है, और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। पूछ लिया जाता है कि कब आया था, ईयर दिए जाते हैं मैच करने के लिए। इसके बाद डिजिटल डिवाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये सेपरेशन को दिखाता है, किस चीज का सेपरेशन, किस चीज का अलगाव। तो द डिजिटल डिवाइड refer to separation that exists between individual communities and businesses that have access information technology and those that do not have such access। यानी कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, जिनकी आज भी टेक्नोलॉजी तक उतनी पहुंच नहीं है, और उन लोगों के बीच जिनके पास टेक्नोलॉजी की बेहतर पहुंच है, उनके बीच के अंतर को ये दिखाता है। सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा, जातीय भाषाई संकेतक डिजिटल विभाजन के अस्तित्व के कारणों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जिनकी पहुंच है और जिनकी पहुंच नहीं है, उनके बीच के अंतर को ये दिखाते हैं। सिंपल से शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो जनरल बजट से है। जनरल बजट में जनरली क्या होता है कि ये तो पार्ट ऑफ द यूनियन बजट सिंस 2005। ये 2005 से ये जो है केंद्रीय बजट का हिस्सा भी है। इससे महिलाओं के लिए जो समर्पित योजनाएं होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए जो आवंटन किया जाता है, निधियों का आवंटन, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने के लिए प्रयोग की जा रही है। सार्वजनिक संसाधनों का इस प्रकार जो है बंटवारा हो कि जो असमानता है, लिंग के बीच असमानता जो है, उसको कम किया जा सके। ये एक दृष्टिकोण है जो नीतियां बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और असमानता को कम करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत? वॉइस अच्छे से आ रही है, समझ में आ रहा है? जो लोग क्लास में हैं वो कमेंट करें, बताएं कि सर क्लियर है सब। ओके, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। इस स्कीम के बारे में, नमस्ते स्कीम के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर एक पॉइंट बताना छूट गया था, वो हम देख लेते हैं। इसका पुराना नाम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्ट्रेंजर्स, यानी कि SRMS। ये इसका पुराना नाम था, तो ये भी याद रखना है आपको। और स्कीम आई तो 2022 में थी, बट ये एप्लीकेबल हुई है 2023-24 से। और जो स्कीम SRM से, ये 2007 में जो है आई थी। ठीक है, तो इसका बाद में नाम चेंज किया गया है, 2025-26 तक ये इसके लिए जो बजट पास किया गया है, 349.70 करोड़। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में मैंने चर्चा की है लास्ट वीडियो में भी,
जो हमने लास्ट क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, उस पर भी। ठीक है, 2023-24 से लागू हो रही है स्कीम। पुराना नाम इसका है मैनुअल इंजीनियरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, SRMS। अभी इसका नया नाम है नमस्ते। ठीक है, कुछ इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं, ये योजना किस लिए है। तो सीवर और सेप्टिक टैंक जो होते हैं, ठीक है, उनकी खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षित और बाड़ी स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सुरक्षित और यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देना, यानी मशीनों के द्वारा इन टैंकों की सफाई को बढ़ावा देना है। और इस कार्य में जो लोग लगे हैं, जो श्रमिक वर्ग लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा, ये चीजें लेना। आई मीसा स्कीम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में, यानी लास्ट जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी, उस पर डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो छूट गए थे वो कवर किए हैं। जैसे कि योजना के जो मुख्य घटक हैं वो क्या है, वो है सूचना प्रसारण है, ठीक है, और परियोजना निगरानी इकाई है, केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई है, सामाजिक ऑडिट है, मूल्यांकन और अध्ययन है। ठीक है, तो ये योजना के मुख्य क्या है, घटक है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है राइट टू शेल्टर। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्या सही होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लास्ट बार इस तरह का एक क्वेश्चन आया भी था। तो ये जो है हल्द्वानी में एक घटना घटी थी, वहाँ पर रेलवे के किनारे बहुत सारे लोग रह रहे थे। तो उनको हटाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया, तो वो फिर PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट मुद्दा पहुंचा कि जो लोग हटाए जा रहे हैं वो फिर कहाँ जाए, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं, काफी दिन से रह रहे हैं, अचानक आप कह रहे हो कि ये आप अतिक्रमण किए हुए रह रहे हो, आप जगह खाली करो। तो ऐसी कंडीशन में जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, वही अपना ना हो सका रहबर, लेके दुनिया समझ क्या करते। यानी कि जो जो स्थान है अपना, वही हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ जाए फिर। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस बात को समझा, और अवैध कब्जे के जो आरोपी लोग होते हैं और जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके बीच संतुलन लाने की कोशिश की। और जो है ये निकल कर आया उसमें कि कोर्ट ने कहा कि इसके आदेशों को सार्वजनिक भूमि पर भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों के लिए प्रोत्साहन के रूप में गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता। यानी इसके तहत कोर्ट ने ये कहा कि जिन लोगों को आप हटा रहे हैं, उन लोगों का राइट टू शेल्टर है, आवास का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और उन लोगों को अगर आप हटा रहे हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था भी करिए कि वो कहीं रह सके। इस प्रकार ये चीजें निकल कर आती हैं। यानी भारत में आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के व्यापक परिधि के तहत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति नागरिक पर्याप्त आवास की सुविधा उसे प्राप्त हो, जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। ये हमारे मानवाधिकार का भी पार्ट है। जब हम मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये चीज मानी जाती है। ठीक है, कि जो मानवाधिकार हमारा है उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी बात की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे हमने चर्चा की थी, और वहां पर हमने 2023 की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा की थी। यहाँ पर 2024 की रिपोर्ट जो आ चुकी है उस पर हम उसको कवर किया है। रैंक का डिफरेंस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। 18th एडिशन रिलीज जो है रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक 2 प्लेस स्लिप हुई है। ठीक है, कितनी है, जो है 129 थी, जो कि 23 में 127 थी। इसके जो इंडेक्स हैं, जो इसके मापक हैं, फैक्टर कंपोनेंट जो है जिसके थ्रू ये स्कीम देखा जाता है, इंडेक्स फ्रेमवर्क। तो इन चीज़ों पर हमने पहले ही डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। उसमें जो चीज़ें छूट गई हैं उस पर टाइम देंगे। जैसे इस रिपोर्ट में 2024 में जो बदलाव आए हैं उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, आइसलैंड
लगातार 15 वर्ष से जो है टॉप पे है, दुनिया का सबसे लिंग समान समाज बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 में फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और स्वीडन है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कथन और निष्कर्ष में पूछा जा सकता है कि आइसलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश, क्या ये देश टॉप पे है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आर्टिकल 315 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चे बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से लाइब्रेरी पढ़ रहे थे और पानी भर गया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही दुखद था वो एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए। तो यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा चर्चित था, तो क्योंकि हमारे संविधान हमारे सिलेबस का पार्ट है तो इस आर्टिकल को हमने कवर किया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग की बात करता है, यानी हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसी का पार्ट है। किसका? अनुच्छेद 315 के तहत ही वो गठित हुआ है। सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो द सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑनर्स ए मेंबर ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, एनएसडब्ल्यू द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो है ओनली एनएसडब्ल्यू चैप्टर्स में सबमिट नॉमिनेशन फॉर दिस कैटेगरी ऑफ अवार्ड। इस तरह का जो अवार्ड है वो केवल एनएसडब्ल्यू के चैप्टर के थ्रू ही नॉमिनेट किए जा सकते हैं, यानी वही लोग केवल कर सकते हैं। वर्ष का सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार उन राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ के सदस्य को सम्मानित करता है जो पेशे के मूल्यों और उपलब्धियों को विशिष्ट उपलब्धियों के माध्यम से उत्कृष्टता के साथ दर्शाते हैं। साल की सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित करते समय एनएसडब्ल्यू सामाजिक कार्य के अभ्यास में उत्कृष्ट उपलब्धियों को उजागर करता है। ये मीटिंग 10 मिनट में जो है समाप्त होगी। इसके बाद हम न्यू लिंक शेयर करेंगे अगर टॉपिक रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है ये एनएसडब्ल्यू द्वारा दिया जाता है। सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सोशल वर्क ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी संस्थान देती है। तो उसमें भारत के संस्थान भी ऑप्शन में हो सकते हैं और अदर संस्थान भी ऑप्शन में हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये NASW। अगर इस संस्थान की स्थापना की बात करें तो ये जो है समाज कार्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ये 1955 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। ओके, तो ये अवार्ड इसी से रिलेटेड है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले, द NASW फाउंडेशन। तो ये एक फाउंडेशन है और जिसे 2001 में NSAW के शैक्षिक अनुसंधान और धर्मार्थ पहलों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि NSW फाउंडेशन को कब स्थापित किया गया है तो 2001 में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये 501(c)(3 ये क्या है? आप पूछ सकते हैं सर ये क्या है। तो ये एक जो है अमेरिका के तहत एक जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक कानून है। उसकी धारा के अंतर्गत इसमें वो जो है ट्रस्ट शामिल होते हैं, वो संगठन शामिल होते हैं जिनको छूट प्रदान की जाती है। जैसे धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक या साहित्यिक, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो संगठन होते हैं, संचालित होते हैं, तो इस सेक्शन के तहत उन्हें छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये बस एक सेक्शन है, एक जो है एक कह सकते हैं नियम अधिनियम, उसका एक सेक्शन है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है कंपनी अधिनियम है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की चीज़ें कंपनी कवर की जाती है। और हमारे यहाँ जो है ट्रस्ट अधिनियम है उसकी धारा है। वैसे ही अमेरिका में ये अधिनियम है, एक जो है कानून है, उसकी एक धारा है जिसके तहत ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि NSW फाउंडेशन कब बना है और क्या करता है ये। तो ये विविध कार्यक्रमों और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से समाज कार्य पेशेवरों और जनता की सेवा करता है। फाउंडेशन अपने मूल मिशन को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्य, नीति और प्रथाओं के विकास के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि ये संगठन कब बना और जो है धारा हमारी जो भी हमने चर्चा की है 501 501(c)(3।
ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अभी इसी से रिलेटेड है, ये जो मिशन द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स फाउंडेशन है, इज ए 501(c)(3) organization created to support NASW educational charitable initiative to a wide range of program and project। यानी ये एक मिशन है ये पूरा, और ये NAS कोई कुछ कह रहा है क्या? शैक्षिक और धर्मार्थ पहलों का समर्थन करने के लिए बनाया गया। ठीक है। इसमें 3P की बात की गई है। द फाउंडेशन सर्व द प्राइमरी ऑडियंस, थ्री प्राइमरी ऑडियंस नोन एज द 3P: प्रोफेशंस, प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक। यानी कि फाउंडेशन तीन प्रमुख चीजों पर चर्चा करता है, जिन्हें 3P के रूप में जाना जाता है। इसमें सबसे पहले पेशेवर, प्रोफेशंस, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित और निवेश करके जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में है, ठीक है, उनको ये एक हिसाब से बढ़ावा देता है। इसके बाद प्रैक्टिशनर, जो क्षेत्र में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर। और इसके बाद पब्लिक। ठीक है। तो ये चीजें 3P के माध्यम से इसमें मेन फोकस किया जाता है। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हाँ, क्या बात, क्या डाउट है? कमेंट में लिखिए, आप कमेंट में लिखिए। तो इस योजना के तहत 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। ठीक है। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। तो योजना का नाम देख के हमें पता चल जाता है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। लॉन्च की गई है, तो लॉन्च की गई है 13 फरवरी 2024 को। ठीक है। और फरवरी में ही, लास्ट फरवरी तक इसे जो है कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। और सेंट्रल स्कीम है ये, प्रोवाइड टू इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया। ठीक है। वो ऑप टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। यानी कि इसके तहत जो है सरकार कुछ सब्सिडी देगी, और लोगों को जो है घर पे सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो हमारा टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ठीक है। तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके बाद कौन आवेदन कर सकता है इस योजना के लिए? पहली बात तो भारतीय होना चाहिए। ठीक है। जो आवेदक होगा वो कैसा हो, कौन व्यक्ति होगा? केवल भारतीय होगा। उसे ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल के स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो। आप समझ सकते हैं कि उसका घर इस तरह का हो कि सौर पैनल स्थापित किया जा सके। घर में एक वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। घर को सौर पैनल के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए, यानी कि कोई और सब्सिडी उसे न मिली हो सौर पैनल के लिए। तो ये इसकी शर्तें हैं, मान सकते हैं कि ये इसकी शर्तें हैं। ठीक है। इसके बाद है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च द ई श्रम पोर्टल, एन नेशनल डेटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑन द 26 अगस्त 2021। सबसे पहली बात तो इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, कब लॉन्च किया गया है? तो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। तीसरी बात, किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो एक नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए, इससे संबंधित अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, यानी कि जो असंगठित सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे वर्करों के लिए सरकार एक डेटा बनाना चाहती है कि ऐसे कैसे कितने वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि असंगठित क्षेत्र, यानी कि सिंपल बात में हम ये कह लें कि जो लोग सरकारी जो है कार्य में नहीं। ठीक है।
तो ई श्रम पोर्टल 2021 को लॉन्च किया गया है, 26 अगस्त 2021 को। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय है। असंगठित श्रमिकों, जिसमें प्रवासी श्रमिक और घरेलू श्रमिक भी शामिल हैं, उनके पंजीकरण के लिए ये जो उपलब्ध कराया गया है। ये पोर्टल असंगठित श्रमिकों को स्वयं घोषणा के आधार पर 300 व्यापक पेशेवर क्षेत्रों में 400 पेशों में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार के साथ असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो क्लास 1 मिनट बाद इंड हो जाएगी। यूनियन बजट जो 2024-25 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनियन बजट में जो मुख्य बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट थी, वो सब मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ई श्रम पोर्टल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्कीम पूछी जा सकती है ये। और मिनिस्ट्री के बारे में याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी डेट याद रखना, 2024 में आई है ये। ठीक है, और जो भी स्कीम्स यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक जो है काफ़ी रिसर्च करके इनको निकाला है, तो इसमें से लगभग प्रश्न आने की संभावना है। और उन चीज़ों को भी कवर किया है जो चीज़ें लास्ट क्वेश्चन पेपर जो हुआ था, जो कैंसिल हो गया है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे, जैसे कि यूएन की काउंसिल से रिलेटेड, तो उन सबको भी इसमें कवर किया है। ठीक है, और कुछ न्यू टॉपिक जो आ सकते हैं